साथियों नमस्कार। मैं सनशाइन इंडिया से संजय सारस्वत आपके सामने एक ऐसे विषय पर आने वाले समय में कुछ दिनों के अंतराल पर एक सीरीज जारी करने जा रहा हूँ, जिस सीरीज का नाम है आज़ाद भारत के लोकतंत्र में 1947 से लेकर सन 2023 तक भारतीय लोकतंत्र और उसका इतिहास। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की जिन्होंने कि देश में समय समय पर शासन किया है, उनका देश के प्रति योगदान और राष्ट्र की समस्त जनता को जो उन्होंने अपनी सत्ता के अंदर जनता को जो दिया है, उसका विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आने वाले समय में भारत के अंदर शीघ्र ही 2 से 3 महीने के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्वरूप देखने को मिलेगा, जिसमें जनता का मत और जनता के हित समाहित होंगे। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि सर्वधर्म समभाव, सर्व भाषा समभाव, सर्व जाति समभाव और सर्व जनता को मिलाकर देश का समभाव, देश का विकास और देश का एकजुट रहना, यही सच्ची मायने में देश का लोकतंत्र माना जाता है। ना कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर। जो भी इसका दुरुपयोग करता है और देश को बांटने की कोशिश करता है, केवल चंद वोटों को पाकर सत्ता हासिल करना, इनका उद्देश्य 47 से लेकर आज तक रहा है। उसके बारे में मैं शीघ्र ही एक वीडियो कुछ दिनों के अंतराल के बाद लगातार एक सीरीज के रूप में जारी करूँगा। तो आपसे उम्मीद है और आशा है कि इन लोकसभा चुनाव के अंदर जब तक मतदान का दिन आएगा, उस दिन तक मैं धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारतीय लोकतंत्र के अंदर धर्मनिरपेक्षता क्या है। मेरे हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि देश के अंदर सभी धर्मों को एक समान अधिकार और स्वरूप में उनका मापदंड स्थापित होना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म को, जबकि उसकी जनसंख्या भी कम हो देश के अंदर, उसको ऊपर रखा जाए और अधिक जनसंख्या वाले धर्म को तिलांजलि देने की कोशिश की जाए, वो भी केवल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ऐसे राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से प्रकट की है, लेकिन मेरे हिसाब से सच्चा लोकतंत्र वही होता है जो देश की समस्त जनता को ध्यान में रखकर देश के लिए एक समान योजनाएं बनाए और एक समान व्यवहार करे, ना कि किसी जाति और धर्म को देखकर उसका वोट बैंक प्राप्त करने के लिए दूसरी लोगों को अनादर के भाव से सामने रखकर दूसरे व्यक्तियों को उसके सम्मान के रूप में प्रस्तुत कर देश की जनता में आपस में ही फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर जिस प्रकार से शासन किए जाते रहे हैं,
वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। रही विकास की बात, तो विकास करना हर सत्तारूढ़ पार्टी का कर्तव्य होता है, क्योंकि जनता उसको अपने मताधिकार का प्रयोग कर सत्ता में बैठालती ही इसीलिए है क्योंकि वह देश की आगामी समय को देखते हुए, आगामी जनसंख्या को देखते हुए देश को सभी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार समस्या विकराल रूप धारण ना कर सके। इसलिए उन समस्याओं को निराकरण करने का अधिकार भी उन सरकारों के ऊपर ही होता है। अब अगर कोई ये कहता है कि हमने फलानी चीज़ बनाई, हमने दिखानी चीज़ बनाई, हमने फलाना किया, हमने ITM बनाए, हमने फलाना बनाया, हमने ये बनाए, बांध बनाए, ये बनाए, तो सत्ता में थे कौन? सत्ता में आप थे। जब आप सत्ता में थे तो आप ही का तो काम है इस देश को विकास की राह पे पहुंचाना। लेकिन उन सब का विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देश में लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया होता है। मीडिया का गला घोटने का काम सन 1994-95 तक सत्तारूढ़ पार्टियों ने किया, चाहे वे किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों देश के अंदर। आज बोलते हो फलानी पार्टी का बापू हो गया है मीडिया, फलानी पार्टी का बापू हो गया मीडिया। तुमने सिखाया किसने? सिखाया आपने। जिस समय हिंदुस्तान के अंदर केवल हिंदुस्तान सरकार का एक ही चैनल चलता था, DD1, उस DD1 चैनल के ऊपर आज मैं 55 साल का व्यक्ति होने के बाद 56 साल में प्रवेश कर चुका हूँ। मैंने कभी किसी भी पार्टी, दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रमों का प्रसारण DD1 से होता हुआ नहीं देखा था। हाँ भाई साहब, मैं सुबह पैसे दे दूँगा आपको। इसी कारण मैं कह सकता हूँ कि देश के अंदर भविष्य जो है वो पुनरावृत्ति करता है, क्योंकि कहावत एक परिवार से शुरू करके अपन मान सकते हैं, जैसा बीज अपन बोएंगे वैसा परिणाम अपन के सामने आएगा। आपने अपने शासन में मीडिया का दुरुपयोग किया, DD1 को आपने अपनी रखेल बना के रख लिया उस समय पे, और आज जब दुनिया के अंदर सैकड़ों मीडिया चैनल विराजमान हैं जिसके अंदर समाचार जगत से भी जुड़े हुए हैं, अगर किसी सरकार का समर्थन करते हैं, अब आपको क्यों मिर्ची लगती है? अरे जो बीज बोए हैं उसी का फल तो पाओगे। बीज बोए बमूर के फल क्यों पाओगे केले के, चीकू के, संतरे के, सेब के? हैं? अब आपको बड़ा बुरा लग रहा है किसी एक राजनीतिक पार्टी को कितने करोड़ रुपए चंदा मिल रहा है? आपको 1100 करोड़ के आसपास का चंदा मिल रहा है? क्यों? जब आप एक क्षेत्र राज करते थे, देश के व्यापारी दुनिया भर के आपको एक क्षेत्र चंदा देते थे, तब आपने अपना इतिहास देखा? क्यों? उसकी जांच कराई किसने किसने दिया? अब भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई 5000 करोड़ 6000 करोड़ रुपए दे रहा है और आपको 1100 करोड़ के अंदर रख रहा है, और पार्टियों को 1100 करोड़ के अंदर रख रहा है, किसी को 1000 करोड़ के अंदर रख रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है? ये कोई लॉलीपॉप है क्या? है कि आपने जीवन भर का आपने हिंदुस्तान के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि हमारे देश के अंदर हमारे शासन चलेगा, हिंदुस्तान के अंदर, वो भी झूठ बोल के। आपने विकास किया, मानते हैं विकास किया, विकास करने का आपका कर्तव्य था। शासन आप कर रहे हो, सत्ता में आप बैठे हुए, तो आप विकास नहीं करोगे तो कौन विकास करेगा? है कोई दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टी आके विकास करेगी?
जिसके 2-2 सांसद थे केवल, हैं? आपने एक छत्र राज किया, एक छत्र राज किया। आपके पास ना कोई विपक्ष था, ना कोई विरोधी दल में 2 नेताओं के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं था बोलने वाला, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा। आपने एक छत्र राज किया, मनमानी की, इमरजेंसी लगाई, जिसमें आपने विरोधी दल के नेताओं को जेल की हवाएं खिलाई, भूखे मारा, उनके परिवारों को मजबूर कर दिया, उनके ऊपर अत्याचार किए। आप अपने समय को भूल नहीं सकते हो, हैं? ये तो गनीमत है, गनीमत है। आपने कितनी सरकारों को धारा 356 के अंतर्गत निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया आपने, भूल गए? ये मोदी है, 10 साल के अंदर किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है उसने आज तक, किसी भी सरकार को। धारा 356 के नाम पे आपने धारा 356 के नाम पे कितनी सरकारों को बर्खास्त कर दिया, केवल अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, हैं? और जनता को बेवकूफ़ बनाया। एकता यात्रा, एकता यात्रा, कि तुम्हारे खानदान का ठेका ले रखा है कांग्रेस के अंदर और कोई नेता मर गए हैं क्या, है? तुम्हारे गांधी खानदान का ही काम चलेगा क्या, है? कांग्रेस गांधी खानदान से नहीं बनी है। मैं भी 95 तक 96 तक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, और आपको उत्तर प्रदेश की कहानी बताता हूँ। आपने मुलायम सिंह को समर्थन दिया, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया, इधर आप समर्थन दे के रखते थे, उधर आपका प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कहता था आंदोलन करो, सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। हम बोलते थे मुलायम सिंह होश में आओ, गद्दी छोड़ो, भैंस चराओ। तो जनता हमसे कहती थी क्यों बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हो कांग्रेसियों, अगर ये सरकार आपके समर्थन से ही चल रही है, अगर आपको गद्दी छोड़ो भैंस चराओ मुलायम सिंह को करवाना है, तो समर्थन को नहीं वापस लेते हो। आज आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहानी हो गई है कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता का टिकट लेना नहीं चाहता है। धिक्कार है आपको, आपने कार्यकर्ताओं का की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अपनी पार्टी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपने केवल अपना उल्लू सीधा किया। गांधी खानदान अपनी आपको इस देश का मठाधीश बनाए रखना चाहता है, लेकिन समय बदल चुका है। इस देश के अंदर वही व्यक्ति काम करेगा। और रही बेरोजगारी की समस्या और महंगाई की समस्या, ये तो ना किसी की सरकार इसको कम कर सकी है ना करेगी। आप अपने मनमोहन सिंह जी के समय का 2014 का विवरण देते हो, गैस का सिलेंडर की कीमत इतनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में 4 में कितना छोड़ के गए थे गैस का सिलेंडर, आपने कितना कर दिया था 10 साल के अंदर। 2002 से 2014 की तुलना कर लीजिए, फिर 2014 से लेके 2023 तक 24 तक की तुलना कर लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा क्या स्थिति रही क्या नहीं रही। समय अनुकूल बनाया जाता है, लेकिन समय को अनुकूल बनाने के लिए जनता के अंदर भेदभाव जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती है। और आपने तो वो हाल किया जो सन 1947 में आपने और आपके शुभचिंतकों ने देश को बांटने का काम किया। वही स्थिति अगर आपकी अगले समय में 1 और 2 और सरकारें बन गई तो इस देश के अंदर एक और बंटवारा धर्म के नाम पर हो जाएगा। ये उन लोगों के बोल हैं जिन लोगों को आपने 70-75 साल से अपनी गोदी में बैठा के रखा हुआ है। तो सोच लो, हिंदू सनातन धर्म तो सहिष्णुता का प्रतीक है। हम तो सबको अपनी गोदी में बैठा के चलते हैं, जो कोई हमसे प्यार से मोहब्बत से बोल लेता है हम सबको अपनी गोदी में बैठा के चलते हैं। लेकिन दूसरे लोग सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हों, उनको काफिर बोलते हैं। काफिर, काफिर का मतलब समझते हो आप कांग्रेसियों? काफिर का मतलब समझते हो क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप तो चाहते ही देश के टुकड़े कराना हो। हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के अंदर एक ही देश है जिसके अंदर 100 करोड़ के लगभग हिंदू सनातन धर्म के लोग निवास करते हैं। आप देश के पक्ष में बनने वाले कानूनों का विरोध करते हो केवल धर्म को और जाति को देखकर। आपने तो सनातन धर्म के टुकड़े करा दिए।
बैकवर्ड, ST, SC, फलाना ढिकाना है। क्या मुस्लिम धर्म के अंदर कितने ही समाज के लोग नहीं है? उसमें क्यों नहीं आज तक आपने वो किया? उनको भी आरक्षण देने की कोशिश करते हैं। फूड डॉलर राज करो, अंग्रेजों की नीति को आपने देश के अंदर अपनाया है। आप कहते हो बोले महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अरे गरीबी आंदोलन, गरीबी दूर करो आंदोलन तो आपने आज़ादी के बाद से चलाया था, जो कि राजीव गांधी तक चला था है? क्या इतने सालों के अंदर गरीबी दूर नहीं कर सके आप? अरे यार गरीबी तो छोड़ो, आप पीने का पानी तक लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। लोगों के जीवन के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधा नहीं दे पाए। खैर, मैं अभी इसको विराम देता हूँ और साथियों, शीघ्र ही मेरा देश के लोकतंत्र की अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर आज इस साल 2023 और 24 तक कुछ समय के, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करना सही नहीं रहता है, कुछ समय का वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा। जब घर, एक परिभाषा आपको देता हूँ, जब घर ऊंचाइयों पर जाता है तो नाम सब लोग अपना करते हैं, जब घर नीचे गिरता है तो सब पीछे हट जाते हैं। अरे आपने अगर इस देश को बहुत कुछ दिया है, हम उसका समर्थन करते हैं क्योंकि आपने ही देश का शासन किया था, लेकिन जो 2 साल देश के अंदर जिंदा हैं वही मुस्लिम लीग, जिसने उस देश को उस समय बंटवारा किया था, वही आज भी जिंदा है। केरला में क्या भाषण बोल रही है? अरे तुमने तो अपनी सीट ही छोड़ दी अमेठी, जिस सीट से तुम्हारा परिवार का पूरा परिवार चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचता रहा, प्रधानमंत्री बनता रहा, देश का शासन करता रहा, तुमने तो जनता को ऐसे लात मार के भगा दिया, अमेठी की जनता को है। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। संघर्ष करते जाते पब्लिक के बीच अमेठी की, तुमसे क्या गलतियां हुई थी उनको सुधारते, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के साथ टक्कर लेने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, रायबरेली से प्रियंका गांधी आ जाएंगी, अमेठी से कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, आप पहुंच गए अपने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में। यही तो है देश का विखंडन करने वाली नीतियां आपकी, यही हैं, क्योंकि आप खुद असमंजस की स्थिति में हो कि मैंने किस धर्म में जन्म लिया है। जब देश की जनता के सामने अपने आप को सही रूप में जो व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति